आज की क्लास में मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक और नया कंटेंट लेके आया हूं जिसका नाम होता है झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किसे कहते हैं और मेम्ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, परासरण दाब क्या होता है और विसरण क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं झिल्ली के बारे में। ऐसा अगर कोई पूछे कि झिल्ली किसे कहते हैं तो आप यह मत बताइएगा कि मार्केट में झिल्ली कई प्रकार की पाई जाती हैं। आप केवल ये बताइएगा केमिस्ट्री से रिलेटेड झिल्ली किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत, किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को हम लोग क्या नाम देते हैं, झिल्ली कहते हैं। डेफिनेशन पर आते हैं। बोला जाएगा कि किसी भी ठोस या द्रव, किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं, यानी मेम्ब्रेन कहते हैं। परत का मतलब क्या हो गया, लेयर। किसी भी ठोस या द्रव की जो बहुत पतला सा लेयर होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, झिल्ली कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे मान लो कि प्याज हो गया, प्याज के ऊपर वाले छिलके को अगर हम हटा दें तो देखो बहुत वाइट कलर का बहुत पतला सा परत आता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या नाम दे सकते हैं, झिल्ली नाम दे सकते हैं। जीवित कोशिका जो होती है उसका जो झिल्ली होता है, उसकी जो परत होती है बहुत पतली, उसको भी क्या नाम देते हैं, झिल्ली कहते हैं। और जैसे आपका मुर्गी का अंडा देखे होंगे, मुर्गी के अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, अगर उसको हम लोग हटाते हैं तो बहुत पतला सा व्हाइट कलर का परत आता है, वह भी यहाँ पे किसका कार्य करेगा, झिल्ली का कार्य करेगा। अब यह डिस्कस मैं करूंगा आपको कि झिल्ली में कौन सी झिल्ली है, कौन से प्रकार की झिल्ली है। तो इसके लिए हम हेडिंग बनाते हैं झिल्ली के प्रकार। झिल्ली के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। चीजें आप लोग सीखने का प्रयास किया करिए। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, जो झिल्ली होती है, बोला जाता है कि झिल्ली को निम्नलिखित तीन भागों में, या झिल्ली को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, जिसको हम लोग नाम देते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी डिफिनीशन पर आते हैं सबके। परमिएबल मेम्ब्रेन। और दूसरी जो झिल्ली होती है उसका नाम होता है अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली, जिसका नाम होता है नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। और तीसरी जो झिल्ली होती है उस झिल्ली का नाम होता है, और यह जो झिल्ली होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको नाम दिया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग नाम देते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यह जो आपकी झिल्ली होती है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये तीनों प्रकार इसका नोट करिए, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से।
अब आते हैं हम लोग पारगम्य झिल्ली पर। पारगम्य झिल्ली का बात सुनिएगा। आपको पता है कि जो विलयन होता है उसमें दो घटक पाए जाते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है आपका विलायक। तो बोला जाएगा कि ऐसी झिल्ली जो अपने में से विलेय और विलायक दोनों कण को आर पार जाने दे। ऐसी झिल्ली जो अपने में से विलेय और विलायक दोनों कण को आर पार जाने दे या विलयन के कण को आर पार जाने दे, ऐसी झिल्ली को हम लोग पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और अपारगम्य झिल्ली क्या होता है? ऐसी झिल्ली जो अपने में से न तो विलेय और न तो विलायक, मतलब विलेय और विलायक दोनों कण को आर पार न जाने दे, तो ऐसी झिल्ली को हम लोग क्या नाम देते हैं? अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। आया समझ में? आया भाई? फिर इसके बाद होता है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या हो गया? बोला जाएगा कि वे झिल्ली जो अपने में से विलायक के कण को तो जाने दे, वे झिल्ली जो अपने में से विलायक के कण को तो जाने दे लेकिन विलेय के कण को न जाने दे, तो इस प्रकार की झिल्ली को हम लोग नाम देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। और अर्धपारगम्य झिल्ली आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, करिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चले, तो पहली हेडिंग बनाइएगा पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली जिसको कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, यह हो गया। डिफिनीशन अब इसका लिखते हैं। बोला जाएगा कि वे झिल्ली जो अपने में से, वे झिल्ली या ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो अपने में से, जो अपने में से विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, या लिख सकते हैं पूरा विलेय और विलायक की जगह पे हम लोग विलयन लिख सकते हैं। जो अपने में से विलेय और विलायक या विलयन के कण को आर पार जाने दे, आर पार जाने दे, तो इस प्रकार की झिल्ली को, तो इस प्रकार की झिल्ली को पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो इस प्रकार की झिल्ली को पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कर लिए? आया समझ में भाई? जैसे देखो, मैं यहां पे कोई एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने, इस कंटेनर के दो भागों को डिवाइड कर दिया मैंने और बीच में एक झिल्ली लगा दिया और इसका नाम क्या रख दिया मैंने? परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसमें से यह मान लो कि आपका कोई विलयन है, विलयन में के इधर से इधर कण को जाने दे, मतलब आर पार जाने दे या उधर से इधर आने दे, तो इस प्रकार की झिल्ली को हम लोग क्या नाम देते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि पारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब जिसमें से दोनों तरफ के कण आ जा सकें, तो इस प्रकार की झिल्ली को हम लोग पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कर लीजिए इसको। अब इसके बाद होता है आपका अपारगम्य झिल्ली, यहीं पे बना देते हैं अपारगम्य झिल्ली।
अपारगम्य, इसी में डिफिनीशन कर लेते हैं हम लोग। अपारगम्य झिल्ली, इसको बोला जाएगा नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ऐसी झिल्ली जो अपने में से विलेय और विलायक या विलयन के कण को आर पार न जाने दे, न जाने दे। तो इस प्रकार की झिल्ली को क्या कहते हैं? अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे कि मान लो कि यह कोई आपका बड़ा सा बर्तन हो गया, इस बर्तन में या इस बर्तन को दो प्रकार में डिवाइड कर दिया गया और बीच में लगा दिया गया, इस झिल्ली का नाम हो गया आपका अपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली लग गया? अपारगम्य झिल्ली। और अपारगम्य झिल्ली मतलब इधर, इसको मान लो इधर से इधर, मतलब दो प्रकार के विलयन हो गए, इसमें से न तो इधर जाए न तो इधर आए। तो अगर दोनों तरफ के कण आर पार नहीं जाएं तो इस प्रकार की झिल्ली को क्या बोलेंगे हम लोग? अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 में न जाए, सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 में न आए, तो इस प्रकार की झिल्ली को हम लोग क्या नाम देते हैं? अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। करिए इसको जल्दी से। अब इसके बाद आता है नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्धपारगम्य झिल्ली। नोट करिए जल्दी से भाई, सॉरी। चलते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली पर। अर्धपारगम्य झिल्ली जो आपके सिलेबस में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है परासरण दाब के लिए। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको नाम दिया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? तो बोला जाएगा कि ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो अपने में से, ऐसी झिल्ली जो अपने में से विलायक के कण, विलायक के कण को तो जाने दे, विलायक के कण जिनमें से अपने में से विलायक के कण को जाने दे, परंतु विलेय के कण, विलेय के कण, विलेय के कण को नहीं निकलने देती है या नहीं जाने देती है, विलेय के कण को नहीं जाने देती है, तो इस प्रकार की झिल्ली को, इस प्रकार की झिल्ली को, इस प्रकार की झिल्ली को अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और अर्धपारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल क्या होता है? सुनो मेरी बात। जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली में आपका आ जाएगा बोला जाएगा कि जीवित कोशिकाओं में या जीवित कोशिका की झिल्ली, या जीवित कोशिका में क्या हो जाएगा? जीवित कोशिका में आपके दो आ जा सकते हैं। पहला हो जाता है जंतु और दूसरा होता है वनस्पति।
जंतु और वनस्पति की जो बहुत पतली सी परत होती है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, झिल्ली। और यह जो झिल्ली होगा आपका अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाता है आपका पित्ताशय का नाम सुने ना, पित्ताशय, बायोलॉजी वाले जानते हैं, पित्ताशय। सेलोफेन, सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला तो पता है ना भाई, कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है कॉपर फेरोसाइनाइड, तो बोला जाएगा Cu2FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड। और आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, नहीं सॉरी कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल था इस, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। और कह सकते हैं अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली। और एक हो सकता है आपका अंडे की झिल्ली के बाद हो जाएगा आपका प्याज की झिल्ली, प्याज की झिल्ली। मतलब प्याज जब ऊपर वाला पार्ट हटाएंगे प्याज का तो एक बहुत पतली सी परत आती है और उसको हम लोग क्या नाम देंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। यह जो सभी मैंने बताया यह आपका अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण होता है। आया समझ में? नोट कर लीजिए जल्दी से। बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे फिनॉल की परत होती है, यह भी आपका अर्धपारगम्य झिल्ली में आ जाता है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से भाई। ठीक है, चलते आगे। अब इसके बाद आता है इसके बाद नंबर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, परासरण किसे कहते हैं। परासरण जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस, हेडिंग डाल लीजिए, ऑस्मोसिस, परासरण। परासरण किसे कहते हैं? आया समझ में? चलो, जैसे कि मैंने एक बड़ा सा कोई कंटेनर ले लिया, समझो इस बात को, कोई एक बड़ा सा पात्र ले लिया मैंने, ठीक है। इस बड़े से पात्र में मैंने एक अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दिया? अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। ठीक है, और इसके इधर मैंने भर दिया जल, इसके इधर मैंने क्या भर दिया? जल। एक इधर केवल और केवल क्या भर दिया गया? जल, यानी कि H2O। और इसके इधर मैंने भर दिया, इसके इधर मैंने भर दिया जल और नमक का मिश्रण, मान लिया जाए जल और नमक का मिश्रण, मतलब NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब देखो, ध्यान देना मेरी बात। अगर यहाँ पे केवल जल है तो इसमें आपको पता है कि केवल अगर विलायक है तो यहाँ पे जब विलायक होगी और यहाँ पे क्या आपका NaCl और H2O है, तो NaCl और H2O मिलके क्या बना लिए? आपके विलयन बना लिए। और इधर जब बात करेंगे तो यह विलयन की सांद्रता इधर क्या होगी? अधिक होगी। विलयन की सांद्रता क्या होगी? उच्च होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे H2O में क्या मिला दिया गया? NaCl, तो यहाँ पे इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? उच्च हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और
इधर जब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका विलयन की सांद्रता इधर क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई और मिश्रण न मिला है। विलयन की सांद्रता, इधर विलयन की सांद्रता क्या हो गई, निम्न हो गई। ठीक है, निम्न विलयन की सांद्रता। और यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है कि NaCl और H2O, यहाँ पे केवल और केवल क्या आपका H2O, तो अगर केवल H2O है तो यहाँ पे जो विलायक होगा, विलायक की सांद्रता क्या होगी, उच्च होगी। विलायक की सांद्रता क्या होगी, उच्च। विलायक की सांद्रता क्या होगी, उच्च होगी। और यहाँ पे विलायक की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, निम्न होगी। विलायक की जो मात्रा होगी यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, निम्न होगी। तो परिभाषा देखिए कैसे निकलेगा, ये चीजें पहले आप नोट करिए, फिर हम परिभाषा बनाते हैं। ठीक है, परिभाषा बनाएंगे, पहले नोट करिए इसको जल्दी से। अब देखिए, ये जो परासरण की क्रिया होगी, बोला जाएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें से विलायक के कण, वह प्रक्रिया जिसमें से विलायक के कण विलयन की उच्च सांद्रता वाले, या कह सकते हैं कि उच्च सांद्रता वाले, निम्न सांद्रता वाले विलयन से कहाँ जाते, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। फिर से सुनो, बोला जाएगा कि वह प्रक्रिया जिनमें से विलायक के अणु, कम सांद्रता वाले विलयन, देखो इधर से तो प्रवाहित हो रहा है ना, विलयन की सांद्रता इधर ही कम है, इधर से कहाँ जा रहा है आपका, उच्च की तरफ। तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में कर लो, विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा या अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवाहित होता है, में से होकर प्रवाहित होता है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। कर लीजिए, इसको नोट करिए जल्दी से। वह प्रक्रिया जिनमें से विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से, मतलब कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। आया समझ में? आया समझ में भाई? अथवा करके दूसरा डेफिनेशन देखो, अथवा करके दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, विलायक की, देखो यहां से, यहाँ पे विलायक की सांद्रता क्या है, अधिक है, और विलायक की अधिक सांद्रता से कहाँ जा रही है, निम्न सांद्रता की ओर। बोलेंगे कि विलायक की उच्च सांद्रता वाले, या कह सकते हैं कि विलायक की उच्च सांद्रता विलायक की निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा प्रवाहित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे विलायक की अपनी
उच्च सांद्रता विलायक की अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, दिख रहा है ना इधर पे, निम्न सांद्रता की ओर, शांति बनाए रखिए, निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन, गमन मतलब प्रवाहित होना, गमन परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। नोट करिए जल्दी से इतना। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा परासरण दाब क्या होता है। नोट करिए जल्दी से। नोट करिए जल्दी से। अब इसके बाद हम चलते हैं परासरण दाब के बारे में। चलें, परासरण दाब, यहां पे क्या था? विलयन, यहां पे क्या था? विलायक। ठीक है, देखो भाई समझो। अब आपको पता है कि अगर परासरण की क्रिया को रोकना है, तो परासरण की क्रिया को रोकना है तो बताओ इधर हम दाब लगाएंगे या इधर दाब लगाएंगे? बताओ किधर दाब लगाएंगे? अगर इधर दाब लगाएंगे तो परासरण तो और तेजी से होने लगेगा ना। मतलब अगर इधर दाब लगाएंगे, अगर इधर कोई दाब लगाएंगे तो परासरण और तेजी से होने लगेगा। अगर हमको परासरण की क्रिया को रोकना है तो हम लोग क्या करेंगे? इधर हम लोग क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। इधर क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। इस दाब को बोला जाता है द्रव स्थैतिकी दाब। कौन सा दाब? द्रव स्थैतिकी दाब। बोला जाएगा कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाहरी दाब यानी कि द्रव स्थैतिकी दाब को परासरण दाब कहते हैं। लिख लेते हैं, परासरण दाब, हेडिंग बनाइएगा, परासरण दाब। इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ठीक है, तो बोला जाएगा परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब, लगाया गया अतिरिक्त दाब, ब्रैकेट में कौन सा दाब? द्रव स्थैतिकी, द्रव स्थैतिकी दाब को परासरण दाब कहते हैं, को परासरण दाब कहते हैं। आया समझ में? को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। आया समझ में? नोट करिए जल्दी से। और आप जानते रहिएगा कि जो परासरण दाब होता है उसे या लिख सकते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पाई से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो परासरण की क्रिया होती है ना, यानी कि यह जो परासरण दाब होता है वह सांद्रता पर निर्भर करता है, तो इसको क्या करते थे? समीकरण नंबर 1। और यह जो परासरण दाब होता है वह टेम्परेचर पर निर्भर करता है, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। बोलेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा? पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। आया समझ में? सी इंटू टी।
अब अगर हमको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाना है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। मान लो यह कांस्टेंट यहाँ क्या है, आर सी टी, मतलब यहाँ पे आर क्या आपका गैस नियतांक है, और जहाँ गैस नियतांक का मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ठीक है, ये हो गया। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू सी आर टी, जहाँ सी क्या होता है, विलयन की सांद्रता, आर का मतलब गैस नियतांक, टी का मतलब टेम्परेचर। यानी कि हम लिख सकते हैं जहाँ कैपिटल आर अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे गैस नियतांक कहते हैं, जिसे गैस नियतांक कहते हैं, और इसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। ठीक है, इसका मात्रक लीटर वायुमंडल पर डिग्री प्रति मोल होता है। नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करिए। लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक और टॉपिक बचा है, विसरण किसे कहते हैं, विसरण के बारे में बता दें। विसरण के बारे में बता के आज विलयन वाला लेसन हम समाप्त करते हैं। चलो, विसरण हेडिंग बनाइएगा। विसरण जिसको कहते हैं डिफ्यूजन, क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, विसरण। ठीक है, जैसे मान लो कि यह कोई एक बड़ी सी बाल्टी हो गई और इस बाल्टी में हम लोग पानी को भर दिए। जैसे होली में आप लोग क्या करते हो, बाल्टी लेते हो, बाल्टी में क्या कर देते हो, ढेर सारा पानी भर देते हो, और इसमें क्या मिला दिया जाए, रंग के कणों को मिला दिया जाए। तो रंग के कण को जब मिलाते हैं तो रंग की सांद्रता क्या होगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। सांद्रता इसकी क्या होगी, अधिक होगी। और यह जो आपका जल है इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। जल की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो बोला जाएगा कि जब पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे जब होली के समय क्या करते हो, बाल्टी लेते हो, बाल्टी में क्या कर देते हो, रंग मिला देते हो, और रंग पूरी तरह से पूरे बाल्टी में फैल जाता है, यानी कि वह क्या कहलाता है, आपका विसरण कहलाता है। तो बोला जाएगा कि जब पदार्थ का उच्च सांद्रता, जब पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में, निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में स्वतः प्रवाहित होता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप लोग ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब इसके बाद मैं कल की क्लास में आपको वैद्युत रसायन के बारे में डिस्कस करूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही।